अमर बेल। अगले दिन यूनिवर्सिटी में उसका दिल नहीं लगा था। घर वापस आते ही वो सीधा किचन में गई। नानू रात के लिए क्या पकवा रही हैं? कोई ख़ास चीज़ खाने को दिल चाह रहा है? नानू ने मुस्कुराते हुए पूछा था। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, उमर के लिए पूछ रही हूँ। उसके लिए क्या बनवा रही हैं? नानू कुर्सी पर बैठी मुलाजिम से फ्रीज़र साफ़ करवा रही थी। उन्होंने कुछ हैरानी से देखा था। उमर के लिए तो कुछ भी नहीं बनवा रही। क्यों नानू? वो कुछ हैरान रह गई। आपको याद है ना कि वो रात को आ रहा है? हाँ, मुझे याद है। वो 2 बजे की फ़्लाइट से यहाँ आएगा। पहुँचते पहुँचते उसे 3 बज जाएंगे। जाहिर है कि इस वक्त वो खाना नहीं खाएगा, सीधा सोने के लिए चला जाएगा। फिर भी नानू, फ़र्ज़ करें उसने खाना ना खाया हुआ तो? ये फ़र्ज़ करने वाली बात है ही नहीं। वो रात का खाना यकीनन फ़्लाइट में ही खाएगा। तुम जानती हो कि खाने के मामले में वो कितना बाकायदा है। फिर भी नानू, भूख का क्या है? वो तो किसी भी वक्त लग सकती है। अगर उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया। बाज़ दफ़ा तुम हिमाकत की हद कर देती हो लीज़ा। इस तरह बात कर रही हो जैसे घर में खाने के लिए कुछ हो ही ना। तुम्हें पता है हर वक्त फ्रिज में 2-3 डिशेस होती हैं ज़रूर। भूखा नहीं सोएगा वो। लीज़ा कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। अलबत्ता कल के लिए मैं काफ़ी डिशेस बनवा रही हूँ, तुम देख लेना। बल्कि खुद भी खानसामा से कह देना अगर कोई ख़ास चीज़ वो भूल जाए तो। वो अब दोबारा मुलाजिम की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। मैं देख लूँगी, आप फ़िक्र न करें। वो किचन से बाहर आ गई थी। लाउंज की घड़ी 3 बजा रही थी और वो रात के 3 बजे घर पहुँचेगा। अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं और मुझे इन 12 घंटों में क्या करना चाहिए? उसने सोचने की कोशिश की थी। अपने कमरे में जाकर रात को पहनने के लिए कपड़े देखने शुरू कर दिए थे। फिर एक लिबास उसने मुंतखब ही कर लिया था। एक ख्याल आने पर वो वापस किचन में आ गई थी। नानू, उमर ड्राइवर को पहचानेगा कैसे? ये ड्राइवर तो नया है और ड्राइवर भी उमर को नहीं पहचानता। मैं ड्राइवर को उमर की तस्वीर दिखा चुकी हूँ। मज़ीद एहतियात के तौर पर मैंने उसे कार्ड पर उमर का नाम लिख दिया है। उमर कार्ड उसके पास देकर खुद ही आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है। वो मुतमईन होकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। रात का खाना उसने नानू के साथ 8 बजे खा लिया। पहली बार क्लॉक को बार बार देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वक्त को पर नहीं लगते, बल्कि बाज़ दफ़ा वक्त बिल्कुल रुक भी जाता है। उसकी तेज़ रफ्तारी ही सब्र आज़मा नहीं होती, बाज़ दफ़ा उसकी सुस्त रफ्तारी भी तकलीफ देह होती है। नानो, आप ड्राइवर को कितने बजे भेजेंगी? खाने से फारिग होकर लीज़ा ने पूछा था। 1 बजे। आप उमर का इंतज़ार करेंगी? जाहिर है, मुझे तो वैसे भी रात को नींद नहीं आती, मगर तुम चाहो तो जाकर सो जाओ। नहीं नानो, मैं भी इंतज़ार करूँगी। तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, नानो ने उसे याद दिलाया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं होगा। उसने उसकी याद दहानी को सुनी अनसुनी करते हुए कहा था। खाने से फारिग होकर वो नानो के साथ लाउंज में बैठ गई। टीवी प्रोग्राम देखते हुए वो साथ साथ उमर के बारे में भी बातें करती जा रही थी। 1 बजे उन्होंने बाहर गाड़ी के स्टार्ट होकर जाने की आवाज़ सुनी थी। घड़ी की सुइयाँ बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। 1:30, 2, 2:30, 3, 3:15 बजे उन्होंने गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनी। उमर आ गया है, बेख्तियार अलीज़ा के मुंह से निकला था। वो नानू के साथ लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। गाड़ी फोरेज में दाखिल हो रही थी। अलीज़ा को एक झटका लगा था। गाड़ी में कोई भी नहीं था। उसने हैरानी से देखा। नानू, गाड़ी में उमर नहीं है। पता नहीं क्या बात है। नानू बड़बड़ाई थी। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। क्या हुआ आज़म? उमर कहाँ है? नानू ने उससे पूछा। वो जी, फ़्लाइट कैंसिल हो गई मौसम की वजह से। क्या फ़्लाइट कैंसिल हो गई? मुझे तो उमर ने कोई इत्तला नहीं दी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बता तो देता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, नाना ने फिक्रमंदी से कहा था। नहीं जी, मैंने तो इंक्वायरी काउंटर से पता करवाया था। अब बेशक खुद ही फ़ोन करके पता कर लें। मैंने तो कुछ लोगों से भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था। नानो अभी भी बेयकीन थी। समझ भी नहीं आ रहा कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। हो सकता है उमर भूल गया हो, अलीज़ा ने कुछ मायूसी से कहा था। नहीं, उमर इतना लापरवाह तो नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, अब मैं क्या करूं? ड्राइवर ने पूछा था। ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ, लीज़ा ने नानो के साथ अंदर जाते हुए कहा। उमर को इतला देनी चाहिए थी। नानो अब भी फिक्रमंद थी। हो सकता है अभी कुछ देर तक उसका फ़ोन आ जाए या सुबह फ़ोन कर दे।
अलीज़ा ने नानो को तसल्ली दी थी। हाँ, हो सकता है। अब आप सो जाएं। हाँ, मैं तो सो जाऊंगी, तुम भी जाकर सो जाओ। वो सर हिलाकर वहाँ से हट गई। वो बेदिली के साथ अपने कमरे में आई थी। उसकी आंखों से नींद मुकम्मल गायब हो चुकी थी। वो अब झुंझला रही थी। क्या फ़ायदा हुआ इस तरह अहमकों की तरह इंतज़ार करने का। नानो ठीक कहती हैं बाज़ दफ़ा कि मैं वाकई हद कर देती हूँ हमाकत की। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उमर को न आने पर इतला तो देनी चाहिए थी। उसे सोचना चाहिए था यहाँ सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। बेख्तियार उसके कदम उमर के कमरे की तरफ उठ गए थे। कमरे की लाइट जलाकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। उसे कमरा यकदम बहुत उदास लगने लगा था। कुछ देर पहले मुकम्मल नज़र आने वाली हर चीज़ यकदम नामुकम्मल नज़र आने लगी थी। वो कुछ और तले गिरफ्तार हो गई थी। कमरे में रखी ताज़ा फूलों की अरेंजमेंट्स को लेकर वो बेड पर बैठ गई और उसने उन्हें दोबारा तरतीब देना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में यह मसरूफियत भी ख़त्म हो गई थी। उसने उन्हें नई जगह पर रखा था। मध्यम आवाज़ में स्टीरियो ऑन कर दिया। कल कमरे की सफाई करवाते हुए भी वो यही कैसे सुन रही थी। एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। ब्रायन एडम्स की खूबसूरत आवाज़ कमरे में लहराने लगी थी। अगर वो आ जाता तो इस वक्त ये कमरा इतना उदास और अकेला ना होता। वो लाशऊरी तौर से एक बार फिर उसके बारे में सोच रही थी। रैक में पड़ा हुआ एक नावल उठाकर वो बेड पर बैठ गई थी। वो जैसे कमरे की तन्हाई और उदासी को दूर करने की कोशिश कर रही थी। उमर की कमी को जैसे पूरा करना चाह रही हो। नावल पढ़ते हुए उसने सोचने की कोशिश की थी कि वो इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो जहाँ भी होगा सो रहा होगा। फ़ौरन उसके जहन में उभरा था और यहाँ पर लोग उसके इंतज़ार में जाग रहे हैं। उसकी कफकी में कुछ और इजाफा हो गया था। नावल पढ़ते हुए उसे अपनी आंखें बोझल होती महसूस हुई थीं। आंखों को बंद करके उसने आँखों को कुछ आराम पहुँचाने की कोशिश की थी। दोबारा आंखें खुलने की उसे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी। वो सो चुकी थी। जिस वक्त वो दोबारा उसकी आँख खोली थी तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आंखें खोलकर वो कुछ देर तक ये समझने की कोशिश करती रही कि वो है कहाँ। फिर यकदम वो जान गई थी कि वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहाँ कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया वो नावल पढ़ रही थी और फिर मुझे नींद आ गई होगी। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक पर पड़ी थी। 10:30 बजने वाले थे और वो हक्का बक्का रह गई थी। मैं इतनी देर तक सोती रही। वो उठकर बैठ गई। नानो ने ये सोचकर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं रात को देर से सोई थी। अब अपनी नींद ही पूरी कर लूँ, उसने सोचा। बाएं हाथ से जमाई रोकते हुए उसने अपनी टांगों से कंबल हटाना चाहा और एक बार फिर वो रुक गई थी। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या रात को उसने अपने ऊपर कंबल लिया था। उसे याद था कि जिस वक्त वो नावल पढ़ते सोई थी उसने उस वक्त कंबल नहीं ओढ़ा था। हो सकता है नींद में ले लिया हो, उसने सोचा था। कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नावल देखने की कोशिश की थी। नावल बेड पर नहीं नजर आया था। उसने नीचे कारपेट पर देखा। नावल वहाँ भी गिरा पड़ा नहीं था। वो कुछ उलझ गई थी। नावल को वहीं होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर देखा और कुछ देर तक वो उसे देखती रह गई। नावल को वहाँ होना चाहिए था। उसे याद ही नहीं था कि उसने नावल वहाँ रखा था। हो सकता है कि सोने के बाद नानो वहाँ आई हों और नावल उठाकर यहाँ रख दिया हो। उसे भी लाकर ख्याल आया और वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पता नहीं मेरे यहाँ होने पर नानो ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना करना चाहिए। कंबल तय करते हुए वो सोच रही थी। कंबल तय करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे। स्टीरियो भी ऑफ कर दिया गया था और अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया था कि नाना वहाँ आई थी। उसने बेड की चादर ठीक की और अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकल गई थी कि जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी वो साकित हो गई थी। वहाँ एक वॉलेट और रेस्ट वॉच पड़ी थी। वो भी यकीनी से इन चीज़ों को देखती रही थी। फिर उसने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया। कमरे में और कुछ भी नहीं था। फिर ख्याल आने पर वो लपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलते ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमदार हो गई। वहाँ 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से बाहर आई थी। नानो को आवाज़ें देते हुए लाउंज में आ गई। इधर किचन में हूँ अलीज़ा, क्या हो गया है? नानो की आवाज़ से वो किचन की तरफ चली गई थी। नानो सलाद बना रही थी। नानो, उमर आ गया है? नानो ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं,
तुमसे किसने कहा? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अलीज़ा उनकी मुस्कुराहट देख चुकी थी। नानू प्लीज़ झूठ ना बोलें, उमर आ गया है, मुझे पता है। वो कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गई। हाँ आ गया है, सुबह 4:30 बजे आया है। मगर उसकी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। हाँ मगर वो इस फ़्लाइट से नहीं आया। और तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की, सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहाँ जाकर सो गई। नानू ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो बेचारा थका हुआ था, अपने कमरे में गया तो वहाँ तुम सो रही थी। वो वापस आ गया, मैं तुम्हें जगाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया अंदर जाने से। उसने कहा कि वो कहीं और सो जाएगा। मैंने उसे अपने कमरे के साथ वाला कमरा खोल दिया मगर कंबल वगैरह सारे स्टोर में थे। फिर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और खुद तुम्हारे कंबल में सो गई। नानू सलाद बनाते हुए उसे बता रही थी। मैं वैसे ही उसके कमरे में गई थी, फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता था वो आज ही आ जाएगा, लेकिन वो आया कैसे? टैक्सी पर आया है। अब कहाँ है? अभी सोया हुआ है। कहाँ? मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में। अब तुम उसको जगाने मत पहुँचाना। नहीं नानू, मैं क्यों उसे जगाऊंगी? वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। वैसे वो कब उठेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा था। पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है लंच तक उठ ही जाएगा। इसलिए मैं लंच पर उसके लिए ख़ास तौर पर डिशेस तैयार करवा रही हूँ। नाना ने उसे बताया था। यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल गया है, अब तुम मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज करो और आकर कुछ खा लो, नानू ने उसे कहा था। वो सर हिलाती हुई कुछ मसरूर सी अपने कमरे में आ गई थी। 15 मिनट में वो नहा धोकर दोबारा किचन में आ गई थी। नानू मैं अब लंच ही करूँगी, अभी कुछ खा लिया तो फिर भूख नहीं रहेगी, उसने आते ही ऐलान किया था। ठीक है मत खाओ, नानू ने इसरार नहीं किया था। आपने उमर के साथ बातें की थी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं, क्यों? भाई क्या बातें करती? 4:30 बजे तो वो बेचारा आया था और मैं उस वक्त उसे क्या बातें लेकर बैठ जाती। नानो कस्टर्ड की गार्निशिंग करते हुए कह रही थी। कैसा लग रहा था? अलीज़ा ने इश्तियाक से पूछा था। ही हैज़ ऑलवेज बीन हैंडसम, नानो ने फखरिया अंदाज में कहा था। नानो मैं उसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीज़ा अभी उठ जाएगा तो देख लेना बदला है या नहीं, नानो ने मुस्कुराते हुए कहा था। एयरपोर्ट पर ड्राइवर उसके नाम का कार्ड लिए मौजूद था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता भी खामोशी से तय हुआ। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता रहा था और वो सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक देखती रही थी। जून जो घर करीब आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप के बारे में सोच रही थी। वो यकीनन मुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हो सकता है अब मेरा कद भी उनके बराबर आ गया हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। पापा यकीनन मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ आते ही बुला लिया है। उसे कुछ फ़ख्र का एहसास हुआ था। गाड़ी अब उसके ददियाली घर पहुँच गई थी। ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर गेट खुल रहा था। सामने पोरज खाली नजर आ रहा था। अभी हॉर्न सुनने पर पापा बाहर आ जाएंगे, उसने कुछ मसरूर होकर सोचा। गाड़ी अब पोरज में पहुँच गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। पोरज अभी भी खाली था। ड्राइवर अब डिक्की से उसका सामान निकाल रहा था। वो अभी भी अंदर से पापा या किसी की आमद के मुंतज़िर थे। ड्राइवर ने डिक्की से सामान निकालने के बाद उससे कहा, अलीज़ा बीबी अंदर आ जाएं। ये कहते हुए वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गई। उसे यकदम मायूसी हुई थी। पापा यकीनन लाउंज में होंगे और मेरे अंदर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, उसने फ़ौरन खुद को तसल्ली दी थी। ड्राइवर के पीछे वो भी अंदर दाखिल हो गई थी। लाउंज खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने एक कोने में उसका बैग रख दिया था। आप बैठ जाएं, मैं अंदर बता देता हूँ। ड्राइवर उससे कहता हुआ अंदर चला गया था। लीज़ा को खुद से ज़्यादा इस घर का वो फ़र्द लगा था। किसी मेहमान की तरह वो एक सोफे पर बैठ गई थी। उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो गया था। घर में इतनी खामोशी थी जैसे वहाँ मुलाजमों के अलावा कोई था ही नहीं। इस घर में हमेशा इतनी ही खामोशी रहती थी। बचपन से लेकर अब तक वो जितनी बार वहाँ आई थी, हमेशा इसी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। हाँ, पहले फ़र्क ये था कि पापा उसे दरवाजे पर मिला करते थे और इस खामोशी को वो बाद में महसूस किया करती थी। आज खामोशी को उसने पहले महसूस किया था और पापा से वो अभी तक नहीं मिली थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई तो दादा के अलावा चची और उनके 2 बच्चों से भी उसकी मुलाकात हुई थी। इस घर के मुकीनों की तादाद बस इतनी ही थी। अब पापा और उनकी फैमिली। उसकी सोचों का तसलसल टूट चुका था। कमरे में ड्राइवर के साथ एक औरत दाखिल हुई। अलीज़ा ने उसे पहचान लिया था। वो खानसामा की बीवी थी।
पिछले 3 साल से वो दोनों वहीं काम कर रहे थे। इस औरत ने आते ही बड़ी गर्मजोशी और इंकसार से अलीज़ा से हाथ मिलाया, उसका हाल अहवाल पूछा था। सब लोग तो अभी सो रहे हैं, आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। साहिब ने आपके आने के बारे में हमें रात को बताया था और कहा था कि जब आप आएँ तो आपको कमरे में पहुंचा दूं और आराम करने के लिए कहूं। जरीना ने उसे आगाह किया था। लीज़ा को एक और झटका लगा था। पापा सो रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया था। हाँ, यहाँ सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप चाहें तो कुछ देर आराम कर लें। जरीना ने उसका बैग उठाते हुए कहा था। अब वो उसके आगे चल रही थी और अलीज़ा का सारा जोशो खरोश सर्द हो चुका था। वो खामोशी से जरीना के पीछे चलती गई थी। जरीना ने एक कमरे का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया था। वो कमरे तक अलीज़ा की रहनुमाई ना भी करती, तब भी अलीज़ा को वो कमरा अच्छी तरह याद था। हमेशा यहाँ आने पर वो इसी कमरे में ठहरा करती थी। कमरे की कलर स्कीम और पर्दों का रंग और कारपेट का रंग बदल चुका था, मगर सेटिंग वही थी। जरीना ने कमरे के एक कोने में उसका बैग रख दिया था। अलीज़ा खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई थी। आपके लिए चाय लाऊं? मुलाजमा ने उससे पूछा था। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ, कुछ बुझे हुए दिल के साथ उसने जरीना से कहा था। वो सर हिलाती हुई इस कमरे से निकल गई। वो चुपचाप बेड पर सीधी लेट गई। उसने याद करने की कोशिश की थी कि लाहौर में इस वक्त नानू क्या कर रही होंगी। वो यकीनन दोपहर का खाना तैयार करवा रही होंगी। उसे ख्याल आया था, और शायद मुझे भी याद कर रही होंगी। उसने खुद को खुश करने की कोशिश की थी। बेड पर सीधी लेटी वो बहुत देर तक छत को बेमकसद देखती रही। फिर उसने आंखें बंद कर ली थी। जब वो वनुदगी के आलम में थी तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। बेइख्तियार उसकी आंखें खुल गईं। दस्तक एक बार फिर हुई और वो उठकर बेड पर बैठ गई। यस, कम इन। अपने जहन पर छाई हुई वनुदगी को उसने झटक कर दूर करने की कोशिश की थी। दरवाज़ा खोलकर खानसामा की बीवी अंदर आई थी। अलीज़ा बीबी, सिकंदर साहब उठ गए हैं और आपको बुला रहे हैं, उसने अंदर आते ही इतला दी। अलीज़ा बेइख्तियार अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई थी। 1 डेढ़ घंटा पहले की मायूसी एकदम गायब हो गई थी। पापा कहाँ हैं? उसने जरीना से पूछा था। वो लंच करने के लिए डाइनिंग रूम में गए हैं, जरीना ने उसे बताया था। वो उसके साथ चलती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। ड्राइंग रूम में वो सिर्फ अकेले ही हैं? उसने कॉरिडोर में आकर जरीना से पूछा था। नहीं, सब लोग वहीं हैं, बड़े साहब, शमामा बीबी और तलहा। उसने अलीज़ा के दादा, चची और उसके बेटे का जिक्र करते हुए कहा था। अंकल मन्नान कहाँ हैं? उसने अपने चचे के बारे में पूछा था। छोटे साहब तो फैक्ट्री गए हुए हैं और तानिया बीबी अभी स्कूल से ही नहीं आई। जरीना ने घर के बाकी 2 अफराद के बारे में भी उसे इतला दी थी और वो खामोशी से उनके साथ चलती रही। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सिकंदर उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आए और उसे खुद से लिपटा लिया। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका अलीज़ा, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए कहा था। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया था। अब तो तुम मेरी जितनी हो गई हो, उन्होंने उसे बहलाते हुए कहा था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें सफ़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? उन्होंने उसके गाल थपथपाते हुए पूछा। नहीं, उसने मुख्तसरन जवाब दिया था। अपने दादा, अबू और आंटी से मिली हो? उसे साथ लिए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए उन्होंने पूछा था। नहीं, जब मैं आई तो ये सब लोग सो रहे थे। अपनी आंटी को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा था, और दादा अबू ने हस्बे आदत उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। आंटी ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसे गले लगाया था। तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे हैं कि तुम तो वाकई बहुत बड़ी हो गई हो, उन्होंने उसके सरापे का जायज़ा लेते हुए कहा था। आंटी, मैं 4 साल बाद यहाँ आई हूँ। 4 साल में मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा होना ही था, उसने कुर्सी पर बैठते हुए 12 साला तलहा से हाथ मिलाते हुए धीमी आवाज़ में कहा। उसकी चची जवाबन सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दी थी। सिकंदर अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। यहाँ मेरे पास आओ अलीज़ा, उन्होंने अपने बाएं तरफ वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो खामोशी से उनकी तरफ आई थी। सिकंदर अब दोबारा अपने बाप से बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। वो उनका चेहरा देखने लगी। उनके चेहरे पर चंद झुर्रियों का इजाफा हो चुका था। वो पिछली बार की निस्बत ज़्यादा फ्रेश और स्मार्ट नज़र आ रहे थे। उसे वहाँ उनके पास बैठकर बहुत अजीब किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा था। अलीज़ा, खाना शुरू करो भाई, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? उसकी चची ने उसे मुखातिब करते हुए कहा था।
उसने खामोशी से प्लेट अपने आगे सरकाई और उसमें चावल डालने लगी। सिकंदर अभी भी अपने वालिद से बातों में मसरूफ़ थे। चची और तलहा खामोशी से खाना खा रहे थे और वो जो कल से ये सोच रही थी कि यहाँ आते ही सब उसे ख़ास अहमियत देंगे क्योंकि वो 4 साल के बाद वहाँ आई थी, बेहद दिल गिरफ्तार थी। यहाँ किसी को उसके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, हत्ता कि पापा को भी नहीं, जो कल ये कह रहे थे कि वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। उसने बेदिली से चावल खाते हुए सोचा। चची ने खाने के दौरान 2-4 डिशेस उसकी तरफ बढ़ाई थी, मगर जब उसने खाने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो उनका जोशो खरोश भी ठंडा पड़ गया। उसने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि नानों के साथ खाना खाने और पापा के साथ खाने में क्या फ़र्क है। उसे एहसास हुआ था कि दोनों जगह उसके लिए कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी। खाने के दौरान उसके दादाबू ने 2-3 बार उसे मुखातिब किया था और फिर खाने से फारिग होकर वो अपने कमरे में चले गए थे। आंटी शमामा भी तलहा के साथ डाइनिंग रूम में से निकल गई थी। तब उसके पापा ने उसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? उन्होंने स्वीट डिश निकालते हुए पूछा था। बहुत अच्छी। वो पापा के मुखातिब करने पर एक बार फिर खुश हो गई थी। कौन सी क्लास में हो? उसे उनके इस सवाल पर दचका लगा था। उसका ख्याल था कि उन्हें याद होगा। हर बार फ़ोन पर वो उन्हें अपनी क्लास के बारे में ज़रूर बताया करती थी। ए लेवल्स में, मध्यम आवाज़ में उसने कहा था। आगे क्या करने का इरादा है? आगे के बारे में अभी सोचा नहीं। आप बताएं पापा, मुझे आगे क्या करना चाहिए? उसने बड़े इश्तियाक से सिकंदर से पूछा था। जो तुम करना चाहती हो वो करो, उन्होंने उसे देखते हुए कहा था। मगर मैं वो करना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं। भाई, मैं क्या बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए? ये तो तुम्हें खुद तय करना है ना, या फिर तुम्हारी मम्मी और नानो तय करेंगी? सिकंदर ने गंदे कुचकाते हुए कहा था। नो पापा, उनसे नहीं, आपसे गाइडेंस लेना चाहती हूँ। यकीन करें, मैं वही करूँगी जो आप मशवरा देंगे। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी। उसके पापा ने गौर से उसका चेहरा देखा था। जो मैं कहूँगा, चलो ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। उन्होंने बात का मौजू बदल दिया था। तुम्हारे नाना कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा ख्याल रखते हैं? उन्होंने जैसे कुछ जांचने के लिए गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और नाना तो 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। नाना भी बहुत केयरिंग है। अभी भी यहाँ आने पर वो दोनों बहुत उदास हो रहे थे। कह रहे थे कि वो मुझे बहुत मिस करेंगे। असल में उन दोनों को मेरी बहुत आदत हो गई है। मैं नहीं होती तो वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। नाना तो आने ही नहीं दे रही थी कि मैं अभी चंद हफ्ते पहले ही तो ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और अब फिर जा रही हूँ, मगर मैं ज़िद करके आई हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर भी पापा, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। उसने झूठ का एक अंबार जमा करते हुए कहा था। सिकंदर उसकी बातों से जैसे मुतमईन हो गए थे। एक बार फिर वो स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। क्यों? दिल क्यों नहीं लगता? उन्होंने पूछा था। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। वो कहना चाहती थी कि वो उनके साथ रहना चाहती है, मगर वो कुछ झिझक कर बात बदल गई थी। तुम्हें उनकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारा दिल भी वहाँ लगा रहे। उन्होंने जो कहा था वो उसने नहीं सुनना था। कुछ मायूस होकर उसने बाप की तरफ देखा था। मैं कोशिश करती हूँ, कुछ बेदिली से उसने कहा था। तुम्हारी आंटी अपने मैके गई हुई हैं, शाम को आ जाएंगी तो तुम मिल लेना उनसे, उन्होंने उसे बताया था। अलीसा ने गौर से बाप का चेहरा देखा। वो बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। वो आपके साथ आई हुई हैं? हाँ, वो मेरे साथ आई हुई है। वो कुछ चुप सी हो गई। उसके बाप ने उसकी खामोशी का बगौर नोटिस लिया था। तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें तुम्हारी आंटी ने भी पसंद की हैं। शाम को जब वो आएंगी तो खुद ही तुम्हें देंगी, उन्होंने उसे इत्तला दी थी। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तुम आराम करो या फिर अपनी आंटी वगैरह से बातें करो। शाम को तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, उन्होंने सफ़ेद डिश ख़त्म करने के बाद टेबल से खड़े होते हुए कहा था। वो भी खामोशी से उनके साथ ही खड़ी हुई। क्या मैं इस तरह उनके साथ 1 हफ्ता गुजारूंगी? अपने कमरे में जाने के बाद उसने कुछ दिल गिरफ्ती से सोचा था। पापा को पता होना चाहिए था कि मैं 4 साल के बाद उनसे मिल रही हूँ। क्या उनके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? वो एक बार फिर बेड पर लेट गई। वो 3 साल की थी जब उसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी। तलाक की वजूहात पर दोनों में से किसी ने भी रोशनी डालना पसंद नहीं किया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसके वालिदैन के दरमियान कौन से इख्तलाफात थे। इन दोनों से ये सवाल पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं कर सकी, मगर नानो से उसने चंद बार सवाल पूछा था और मिलने वाले जवाब उसकी तसल्ली ना कर सका था। वो हमेशा यही कह देती थी
कि दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तलाक के बाद अलीज़ा अपनी माँ की कस्टडी में रही थी। सिकंदर ने इस सिलसिले में पूरा ताउन किया था। तलाक के 1 साल के अंदर अलीज़ा की मम्मी की दूसरी शादी हो गई थी और तब ये तय पाया था कि अलीज़ा अपने नाना नानी के पास रहेगी। सिकंदर ने इस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वो खुद भी दूसरी शादी करना चाह रहे थे और अलीज़ा की जिम्मेदारी उठाने से कुछ गुरेज न थे। उनके अपने घर में ऐसा कोई नहीं था जो अलीज़ा को पाल सकता और वो उसे इतनी छोटी उम्र में अपने साथ मस्कत भी नहीं ले जा सकते थे और ना ही वो ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने अलीज़ा को मुस्तकिल तौर पर उसके ननिहाल के हवाले कर दिया। हर माह वो उसके अखराजात के लिए एक अच्छी खासी रकम उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते थे और उनकी ये रूटीन अब तक जारी थी। तलाक के 2 साल बाद उन्होंने अपनी शादी की, दूसरी संत की शादी की थी और वो अपनी बीवी को अपने साथ मस्कत ले गए थे। अलीज़ा से चंद माह के वक्फे से वो फ़ोन पर बात किया करते थे और पाकिस्तान आने पर चंद दिन के लिए उसको अपने पास बुलवा लिया करते थे। उनके ख्याल में उनका जिम्मेदारी यहीं पूरी हो जाती थी। अलीज़ा की मम्मी अपने शौहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी और अलीज़ा के साथ उनका सलूक भी सिकंदर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वो छुट्टियों में अलीज़ा को अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलवाया करती थी। छुट्टियां गुजारने के बाद अलीज़ा वापस पाकिस्तान आ जाया करती थी। पिछले 3 सालों से गर्मियों की छुट्टियों में उसका यही मामूल था। उसकी मम्मी और पापा बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। शायद उनमें से किसी को भी अपनी सबका ज़िंदगी का ख्याल भी नहीं आता था। वो हर बार उनसे मिलने के बाद सोचा करती थी कि उसके बगैर भी वो दोनों बहुत खुश थे। शायद इन दोनों को कभी उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती होगी और वो सिर्फ फ़र्ज़ निभाने के लिए उसे अपने पास बुलाते होंगे। माँ बाप से मिलने के लिए वो जितनी बेताब रहती थी, उनसे मिलने के बाद उसकी बेचैनी और मायूसी भी उतनी ही बेचैन हो जाती थी।